प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में व्यर्थ ठहराव कौन कौन से हैं, जो टॉपिक था हमारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, जिसके अंतर्गत हमने 1 से लेकर 5 जो ठहराव है उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में जो शेष बचे हुए 6 से लेके 12 जो ठहराव है उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें जो छठा है वो है बिना प्रतिफल के ठहराव, धारा 25। ओके, बिना प्रतिफल के ठहराव, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। सामान्यतः क्या है, सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। ध्यान रखना, जनरली द एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन और वॉइड, बट लेकिन यहाँ पे धारा 25 में जहाँ पे ये कहा गया है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, वहाँ कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में का भी वर्णन किया गया है। ओके, कुछ अपवादजनक परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया है जिनमें प्रतिफल के अभाव में भी ठहराव वैध होते हैं यानी वैलिड होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। कौन सी धारा? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सम सच एग्रीमेंट हैव बीन मेंशन्ड विच आर द लॉफुल एवन विदाउट कंसिडरेशन। अभी कौन से जिनमें प्रतिफल का अभाव भी क्या हो जाता है, प्रतिफल के अभाव में भी ठहराव वैध हो जाता है, वैलिड हो जाता है। अब यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर, और वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी है उनका हम वर्णन करेंगे, जानेंगे कौन कौन सी है। लेकिन कुछ एक अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य बिना प्रतिफल के ठहराव वैध ही होते हैं यानी वैध ही होते हैं। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो क्या है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर बिना प्रतिफल के ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। लेकिन कौन से अपवाद ऐसे ठहराव है और उनका हम यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रेम विवशनी के कारण किया गया ठहराव, एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव इन एफेक्शन। सेकंड है स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया ठहराव, एग्रीमेंट्स मेड टू कंपनसेट समथिंग डन वॉलंटरली। थर्ड है अवधि वर्जित ऋण के भुगतान के लिए किया गया ठहराव, एग्रीमेंट्स मेड फॉर पेमेंट ऑफ टाइम बार डेब्ट्स। चौथा है निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध, एग्रीमेंट टू बेलमेंट विदाउट चार्जेस। अब यहाँ पे एक शब्द आया निक्षेप अनुबंध, बेलमेंट। पांचवा है एग्रीमेंट्स टू एजेंसी। ये दोनों आगे एक अलग से चैप्टर दे रखा है बेलमेंट के बारे में, निक्षेप के बारे में, और ये एजेंसी इसके बारे में। उनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या होता है ये बेलमेंट यानी निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध या एजेंसी के अनुबंध। इनका हम आगे नेक्स्ट वीडियो में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन पांचवा है एजेंसी के लास्ट है दान एवं भेंट के अनुबंध, एग्रीमेंट्स फॉर डोनेशन एंड गिफ्ट। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि बिना प्रतिफल के ठहराव, सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। लेकिन धारा 25 में 25 में ये मेंशन है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। लेकिन कुछ अपवादजनक परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, उनमें प्रतिफल के अभाव में ठहराव वैध हो जाते हैं। परिस्थितियाँ आती है वहाँ पे क्या हो जाते हैं कि बिना उनमें प्रतिफल के अभाव में भी ठहराव क्या हो जाते हैं, वैध हो जाते हैं यानी वैलिड हो जाते हैं। जनरली द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर void, hence if any agreement lacks consideration that agreement is void agreement. But under section 25 of Indian contract some such agreement have been mentioned which are lawful even without consideration, that such agreement may be made enforceable by law. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस या अपवाद परिस्थितियाँ है, उनको छोड़ के बिना प्रतिफल के ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। अब नेक्स्ट है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव।
ठहराव। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को व्यापार, व्यवसाय व पेशे की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसी अनुरूप भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 में लिखा गया है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसमें द्वारा किसी व्यक्ति के किसी भी विधिपूर्ण व्यवसाय, धंधे तथा व्यापार में रुकावट डाली जाती है तो वह ठहराव उस सीमा तक व्यर्थ होगा। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय व पेशे की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसी अनुरूप भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 में लिखा गया है, धारा कौन सी है, सेक्शन 27 में लिखा गया है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी विधिपूर्ण व्यवसाय, धंधा या व्यापार में रुकावट डाली जाती है तो वह ठहराव उस सीमा तक व्यर्थ होगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय, पैसे में रुकावट डालने के लिए कोई ठहराव करता है तो व्यर्थ होता है। ओके। इसके अलावा इसमें दूसरी बात यह है कि यदि किसी ठहराव द्वारा व्यापार का आंशिक रोक लगाई जाती है, क्या किया जाती है, यदि किसी ठहराव द्वारा व्यापार पर आंशिक रोक लगाई जाती है तो भी वह ठहराव क्या होगा, आंशिक रोक लगाई जाती है तो भी व्यर्थ होगी। इस मामले में विशेष मामला क्या है, इस मामले में जो है मामला शेख कालू बनाम रामशरण का है। तो यहाँ पे हमने जाना कि व्यापार में रुकावट सामान्य हो या आंशिक, सशर्त हो या शर्तरहित, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। हालांकि इसमें कुछ अपवादजनक है, परिस्थितियाँ है। तो यहाँ पे व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में वैध भी हो जाते हैं। तो अब ये कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, तो यहाँ पे व्यापार की ख्याति के विक्रय की दशा में, इसके अलावा साझेदारी द्वारा समझौते पर रोक। जैसे इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं, ए व्यक्ति बी दोनों मिलकर एक कपड़े की दुकान खोलते हैं। आपस में तय करते हैं कि उनमें कोई भी जब तक साझेदारी में है कपड़े का व्यवसाय नहीं करेगा। तो ये प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध जो लगाया गया है वो क्या है, ये प्रतिबंध वैध है, यानी वैलिड है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा फर्म की ख्याति बेचने पर रोक, तो ये इसमें अपवाद थे। अब हम जानेंगे इसी तरह एक और स्पष्ट रूप से व्यर्थ ठहराव है, उसका नाम है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो ये भी इसमें है। तो इसमें हमने जाना कि अवैध को छोड़कर किसी भी अविवाहित व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। इसमें कौन सी धारा है, धारा 26 के देश के प्रत्येक वैध नागरिक को विवाह करने की स्वतंत्रता है, अतः इस स्वतंत्रता को किसी ठहराव द्वारा समाप्त किया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा। तो ये भी हमने जाना कि विवाह में यानी मैरिज में रुकावट डालने वाले ठहराव भी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया। नेक्स्ट है वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाला ठहराव। धारा कौन सी है, 27, सेक्शन 27। इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, इसमें ये होता है कि वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव, जब किसी ठहराव का उद्देश्य वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाला होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ हो जाता है। ओके, ऐसा ठहराव क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है यदि क्या होता है, यदि ठहराव के किसी उद्देश्य का वैधानिक कार्रवाई करने में रुकावट डालना होता है। जब किसी ठहराव का उद्देश्य वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाला होता है तो ठहराव क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, यानी वर्ड हो जाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, एक कर्मचारी ने अपने सेवायोजक से समझौता किया कि यदि उसे नौकरी से अनुचित तरीके से हटा भी दिया जाएगा तो वह न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं करेगा। ओके, क्या कहा गया, एक कर्मचारी ने अपने सेवायोजक यानी जो
जो उसने नौकरी पर लगाया था उससे समझौता किया कि यदि उसे नौकरी से अनुचित तरीके से हटा भी दिया जाए तो न्यायालय में वह वाद प्रस्तुत नहीं करेगा। लेकिन ये मामला कहाँ गया, कोर्ट में गया, न्यायालय में गया। न्यायालय ने ये निर्णय दिया, ये डिसीजन दिया कि ये वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाला ठहराव है। तो हमने ये जाना कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है, उनमें वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाला ठहराव भी शामिल है। एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट है स्पष्ट घटना पर आधारित अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। एग्रीमेंट्स ऑफ अनसर्टेन मीनिंग, सेक्शन 29। इसके अंतर्गत क्या होता है, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। जब ठहराव इस प्रकार का हो कि उनका अर्थ निश्चित ना हो अथवा उनका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सके, तो ऐसे ठहराव अनिश्चित अर्थ वाले होते हैं। तो ऐसे ठहराव क्या होते हैं, भ्रामक या संदेशात्मक प्रकृति के। नेचर क्या होता है इनका, डाउटफुल होता है। और ये क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, डाउटफुल होते हैं। ऐसे अतः ये क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। यदि किसी ठहराव का परिस्थिति के अनुसार अर्थ निश्चित किया जा सकता है तो वह ठहराव वैध माना जाएगा। तो अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव यानी एग्रीमेंट्स ऑफ अनसर्टेन मीनिंग का हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए व्यक्ति बी को 100 टन तेल बेचने का ठहराव करता है। क्या कर रहा है, ए व्यक्ति बी को 100 टन तेल बेचने का ठहराव करता है। ये ठहराव व्यर्थ है, वॉइड। ये ठहराव कैसा है, व्यर्थ है, बेकार है, वॉइड है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर तेल की किस्म यानी जो क्वालिटी है या मूल्य है, प्राइस है या सुपुर्दगी, जो डिलीवरी की तारीख है, डेट है आदि अनिश्चित है। तो यहाँ पे अनसर्टेन है, तो इसलिए क्या है, ये ठहराव व्यर्थ है। तो यहाँ पे अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। नेक्स्ट है अनिश्चित असंभव घटना पर आधारित वाले ठहराव। असंभव घटना पर आधारित ठहराव धारा कौन सी है, धारा है 32। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक से तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे जो सेक्शन है 32 उसकी जगह 36 है, 32 की जगह 36 है। यहाँ पे असंभव घटना पर आधारित ठहराव। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे 32 की जगह 36 है। धारा कौन सी है, असंभव घटना पर आधारित ठहराव इम्पॉसिबल इवेंट के संबंध में। यहाँ पे जो धारा बताई गई है 32 उसकी जगह 36 है। ओके, ध्यान रखना है। यदि कोई ठहराव किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा, चाहे ऐसी घटना की असंभावता की जानकारी ठहराव करते समय ही क्यों ना हो। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि कमल विमल से ठहराव करता है। कमल विमल से ठहराव करता है कि यदि वे सुजाता से शादी कर लेगा तो उसे 500 रुपये देगा। तो यहाँ पे जब ठहराव के समय क्या हुआ था, जब ठहराव के समय से पूर्व सुजाता क्या हुआ, मर चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, उसकी निधन हो चुका था। तो यहाँ पे अब ठहराव पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल है। तो ये ठहराव असंभवता की घटना पर आधारित है, अतः ये ठहराव व्यर्थ है यानी वॉइड है। नेक्स्ट है असंभव कार्य को करने का ठहराव। एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन 56। अनुबंध अधिनियम के अनुसार ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए है जो प्रारंभ से ही क्या इम्पॉसिबल है। ओके, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भविष्य में कोई कार्य असंभव होने पर ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। यदि भविष्य में कुछ घटना के घटित होने पर
राजनियम में परिवर्तन होने के कारण कोई ठहराव पूरा नहीं किया जा सकता, तो ऐसा ठहराव असंबद्धता के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। तो हमने जाना कि असंभव कार्य को करने के ठहराव, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, वो भी क्या कहता है, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है। अब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़मीन में छिपे खजानों को जादू से निकालने का ठहराव करता है। ये ठहराव क्या है, व्यर्थ है, वर्ड एग्रीमेंट्स है। क्यों है ये ठहराव व्यर्थ है? कौन सा ठहराव है, कौन सा एग्रीमेंट है ये वर्ड है। क्यों है? क्योंकि ये एक असंभव घटना को करने के ठहराव है। घटना कौन सी है? घटना ऐसी है कि ये कार्य क्या है, इम्पॉसिबल एक्ट्स है। तो यहाँ पे ये जाना कि इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब कोई व्यक्ति को ऐसा कार्य करने का वचन देता है जो उसकी दृष्टि से असंभव है, इम्पॉसिबल है, या उचित प्रयासों के द्वारा उसकी असंभवता या अवैधानिकता को ज्ञात किया जा सकता है, किंतु दूसरा पक्षकार को उसकी असंभवता की जानकारी का आभास भी नहीं होता है, उसको पता ही नहीं होता है। तो ठहराव करने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को होने वाली क्षति की पूर्ति करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है बाजी के ठहराव, हैजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 30। बाजी के ठहराव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे इसका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब बाजी के ठहराव किसे कहते हैं, बाजी के ठहराव किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इसके अलावा बाजी के ठहराव के प्रभाव, और इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है कि बाजी के ठहराव के समान लगने वाले कुछ ठहराव अर्थात अपवाद भी हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अलग से इसका जो टॉपिक से अलग से इसका वीडियो बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट हम वीडियो में जानेंगे कि बाजी का ठहराव किसे कहते हैं और कौन कौन से इसकी विशेषता है। थैंक यू।